हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। मैंने आपको ट्रिक के अनुसार आपको बताया था और उस पर जितना भी प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी था मैंने आपको ट्रिक के दृष्टिकोण से आपको सब समझा दिया था। और उसमें जितना भी बीमारी है हम लोग उससे बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज टॉपिक है मलेरिया। और ये जो मलेरिया है ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वीडियो आकर समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मलेरिया। मलेरिया की बात की जाए, देखिए बोर्ड पे क्या लिखे हैं आप भुला जाइए, हमारी बातों को पहले आप समझिए। मलेरिया की बात की जाए तो सबसे पहले आप बताइए, मलेरिया एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यानी मलेरिया एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ये संक्रामक रोग होता है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है जी? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। और ये जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये गंदे पानी में मौजूद रहते हैं। किसमें मौजूद रहते हैं जी? जितना भी गंदा पानी होता है ना उसमें मौजूद रहते हैं। और उसी गंदे पानी में एक मच्छर पाया जाता है जिसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। और इसी मादा एनोफिलीज के मच्छर के बोरे मौजूद रहते हैं। और जैसे ही ये मच्छर किसी व्यक्ति को डंक मारती है, जैसे ही ये मच्छर किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो ब्लड के माध्यम से शरीर में ये जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है पहुंच जाता है, जिसके कारण एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम है मलेरिया। तो देखिए जितना बात हम आपको अभी समझाए वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बोर्ड पे भी लिखे, हम आपको पढ़कर सुना भी देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो लिखे यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? संक्रामक रोग होता है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और किसके कारण होता है जी? जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है ना, इसी के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ गंदे पानी में मौजूद रहते हैं। और जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होते हैं किसमें मौजूद रहते हैं? जितना गंदा पानी होता है उसी में मौजूद रहते हैं। उसके बाद लिखे हैं जो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। जो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मानव के शरीर का जो बॉडी होता है ना, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण एक रोग होता है, जिस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ होता है ना प्लाज्मोडियम, उसके बाद लिखे हैं यह प्लाज्मोडियम भिन्न प्रकार के होते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो आपको भी दिखाई देता होगा, बोर्ड पे लिखे हैं, ध्यान दीजिए। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इससे एक बीमारी होता है जिसका नाम है बिनाइल टर्सियन ज्वर। बिनाइल टर्सियन ज्वर। और इस बीमारी का खासियत क्या है? तो ये 48 घंटे के बाद, इस बीमारी की बात की जाए तो बताइएगा, यह 48 घंटे के बाद आता है। 48 घंटे के बाद ये क्या आएगा? पुनः फिर बीमारी ये आएगा। ठीक है। दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इससे कौन सा बीमारी होता है? तो क्वांटर ज्वर होता है। कौन सा बीमारी? क्वांटर ज्वर होता है जो 72 घंटे के बाद पुनः आता है। और यह जो बीमारी होता है, बुखार होता है, 72 घंटे के बाद ये फिर पुनः बुखार ये आ जाता है। ठीक है। तीसरा है हम लोग का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा क्या है जी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है मैलिग्नेंट ज्वर। कौन सा ज्वर होता है जी? मैलिग्नेंट ज्वर। और ये जो ज्वर होता है ना, अनियमित रूप से आता जाता है, अनियमित रूप से आता जाता है। और चौथा की बात की जाए तो चौथा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। और इसकी बात की जाए तो बताइएगा, इसके कारण साधारणतः 48 घंटे के बाद पुनः पुनः जो बुखार होता है वो क्या होता है जी? वो वापस आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो प्लाज्मोडियम है इसको विभिन्न भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, और कौन कौन से प्लाज्मोडियम से कौन सा बीमारी होता है, और कितने देर मतलब कितने घंटों तक हम लोगों के शरीर में वो बुखार आता है, ये भी हम आपको समझा दिए। ठीक है। अगर बात की जाए किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो आप कैसे पहचानिएगा कि उस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है? तो इसका सिम्टम्स होता है। क्या होता है जी? सिम्टम्स। तो अगर बात की जाए लक्षण, सिम्टम्स की बात की जाए तो बारी बारी से सुनिए। सिम्टम्स पहला है, इसमें रोगी के सिर में दर्द रहता है। इसमें जो भी पेशेंट रहेगा ना, रोगी रहेगा, उसके सिर में दर्द रहेगा। दूसरा,
रोगी को कमजोरी महसूस होता है, यानी इसमें जितने भी रोगी मतलब मलेरिया का जो भी पेशेंट होगा वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, एनीमिया एवं जॉन्डिस रोग होने की संभावना या खतरा बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं किया जाएगा तो उस पेशेंट को एनीमिया और जॉन्डिस रोग होने की खतरा बनी रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 4 नंबर बताइएगा, प्लीहा आकार में बड़ा हो जाता है। और जो हम लोग बॉडी में जो प्लीहा होता है ना, जो आरबीसी का विस्तार होता है या आरबीसी का बैंक होता है, वो प्लीहा आकार में क्या हो जाता है जी, बड़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 नंबर बताइएगा यार, इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, और वो जो बुखार आता है कितना रहता है जी, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है। अगला सिम्टम्स की बात की जाए तो अगला बताइएगा 6 नंबर, किडनी फेल एवं कोमा में जाने की संभावना रहती है। इसमें जो मरीज होगा ना, पेशेंट होगा, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ज्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाता है, तो उस पेशेंट को मतलब पेशेंट जो होता है उसको उसका किडनी फेल और कोमा में जाने की संभावना होती है। और 7वां बताइएगा, इसमें जो भी रोगी होता है 3 अवस्था से गुजरता है। इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं वो 3 अवस्था से गुजरते हैं। पहला होता है ठंडा अवस्था, दूसरा होता है गर्म अवस्था, और तीसरा होता है पसीना अवस्था। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको बताएंगे प्रिवेंशन, उसके बाद कंट्रोल, और ये आपका जो मलेरिया है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मलेरिया का जो प्रिवेंशन है, नियंत्रण आप कैसे कर, सॉरी प्रिवेंशन मतलब रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको अभी सिम्टम्स बताए हैं, अभी आपको प्रिवेंशन जानना है। तो प्रिवेंशन की बात कीजिए तो सबसे पहले आप इसमें बता सकते हैं, 1 नंबर आप बता सकते हैं आसपास के वातावरण को क्या करनी चाहिए जी, साफ सुथरा रखनी चाहिए। दूसरा बता सकते हैं घर के आसपास जल जमाव नहीं होनी चाहिए। तीसरा बता सकते हैं सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करनी चाहिए। अगर सोते समय आप मच्छरदानी का उपयोग करते हैं तो आप अनेक बीमारियों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो चौथा बताइए, घर के आसपास DDT का छिड़काव करनी चाहिए। और 5वां बताइएगा, गंदे नाली में जो गरई और बौधी मछली होती है ना उसको छोड़नी चाहिए, क्योंकि इन लोग का जो भोजन होता है ना, मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है, यही इन लोग का भोजन होता है। ठीक है। अगर बात की जाए नियंत्रण, तो इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए कुछ दवा आते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो कुनैन, पहला आता है कुनैन, जो एक पौधा के छाल से बना होता है, जिस पौधा का क्या नाम है जी, सिनकोना पौधे के छाल से मिलकर बना होता है। ये आपके एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा तो इसका पूछने की चांस ज्यादा रहती है। कुनैन जो दवा होती है, जो मलेरिया में उपयोग किया जाता है, ये किसके मतलब किस पौधे के कारण बनता है, तो जो सिनकोना होता है ना, इस पौधा के छाल मतलब छाल को निकाल कर इसका दवा का निर्माण किया जाता है। दूसरा बता सकते हैं प्लाज्मोसिन, तीसरा बता सकते हैं पेल्ड्रिन। और यहाँ पे आपका जो मलेरिया था वो समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रन देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।